हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक जीएस अड्डा में हम आपका स्वागत करते हैं। आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना पीरियड है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही थी। अब तक ये कहते थे कि टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना का टाइम है, अब घर पर बैठ करके सारी तैयारी करते रहिए और जितना आप नोट्स बनाते रहेंगे उतना रिवीजन भी करते चलिएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग एक काम किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट किया करें कि क्या कमियां रह गई हैं और हमको क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं या स्रोत। भारतीय संविधान में कौन सी चीजें कहाँ से या किस देश से ली गई हैं। हम कुछ देश का जिक्र करेंगे जो आपको सुनना है। अमेरिका देख रहे हैं, राजधानी वाशिंगटन डीसी। फिर इसके ऊपर है कनाडा, ठीक है, राजधानी ओटावा, कनाडा से भी लिया गया है। फ्रांस, राजधानी पेरिस। और ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा तथा ब्रिटेन, राजधानी लंदन। आयरलैंड, डबलिन। इन सारे देशों से हमारे संविधान, इन सारे देशों के अपने अपने संविधान हैं, ठीक है। और जो ब्रैकेट में हमने नाम लिख रखा है वर्ष का ना, तो उस समय या तत्कालीन वर्ष के समय निर्मित संविधान से लिया गया है। बाद में परिवर्तन भी तो किया जा सकता है और परिवर्तन किया भी गया है। जैसे अपने यहाँ भी कई सारे परिवर्तन, लगभग आज अपने संविधान में 125 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। बदलाव करना भी आवश्यक होता है। चलिए, भारतीय संविधान के स्रोत सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटेन राजधानी लंदन। और आप लोग कमेंट में ये लिखेंगे कि लंदन किस नदी के किनारे है, ठीक है, किस नदी के किनारे है और किस महासागर का हिस्सा है, किस महासागर के पास में या इसकी तटरेखा किस महासागर से लगती है। चलिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा है मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, एकल नागरिकता एवं एकल न्यायिक प्रणाली। अगला है विधि का शासन एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार, द्विसदनवाद। इतनी सारी बातें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। हम आपको मोटा मोटा बताते हुए चल रहे हैं। इन सारी चीजों का भी हम जब चैप्टर आएगा ना, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को उठा करके पढ़ना है और यही संविधान है। ऐसा नहीं है कि आपको इससे इतर कुछ पढ़ना है। इन्हीं सबके बारे में एक एक की शक्तियों का विभाजन कैसे है, समवर्ती सूची क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है और उपराष्ट्रपति का पद क्या है, महाभियोग क्या है, सब बताएंगे हम आपको, ठीक। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए, यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो कुछ ऐसे ही बनता है। पहला है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें नाम मात्र का मुखिया होता है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, और इसका वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। क्योंकि ब्रिटेन में यह प्रणाली विकसित थी, ब्रिटेन का जो राजा होता है ना, वो केवल साइन मोहर के लिए होता है। बाकी पूरी पावर, जो शक्ति होती है, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में होती है, ठीक है। तो सेम वही प्रणाली हम लोगों ने अपनाया, संसदीय शासन प्रणाली। यानी कि संवैधानिक मुखिया कोई और होता है जबकि वास्तविक मुखिया कोई और होता है। ऐसी प्रणाली को क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली। एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वहां पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, वास्तविक भी संवैधानिक भी। उदाहरण के लिए अमेरिका, ठीक है। अगला है मंत्रिमंडल के सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। चलिए, ठीक है, हम यहाँ पर एक शब्द लिख रहे हैं, आप देखेंगे संवैधानिक मुखिया, ठीक है। संवैधानिक मुखिया, या अगर इसके लिखें संविधान का मुखिया। सुनिए, एक तो होता है नाम मात्र का, संविधान का मुखिया नाम मात्र का, ये होगा राष्ट्रपति। और अगर हम देखेंगे वास्तविक
तो वास्तविक कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यह प्रधानमंत्री कहाँ से चुन करके आएगा? यह प्रधानमंत्री संसद से चुन करके आएगा। संसद में जो लोकसभा होती है, संसद के वैसे 2 सदन होते हैं, ठीक है ना। भारत में संसद के 2 सदन है, ब्रिटेन में भी है। एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा, ठीक है। तो ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। हम जनता के द्वारा सीधे नहीं किया जाता है। हम लोग इनको नहीं चुनते, हम लोग इनको चुनते हैं डायरेक्ट। और ये जाकर के किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री, इनकी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री चुना जाता है। फिर ये अपने साथ में मंत्रिमंडल की लिस्ट तैयार करता है, किसको कौन सा विभाग सौंपना है। यानी पूरे मंत्रिमंडल का मुखिया कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। जैसे नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के मुखिया हैं। तो ये 5 साल तक कार्य करेंगे, अधिकतम 5 साल तक काम करेंगे। न्यूनतम कुछ भी हो सकता है, न्यूनतम कुछ दिन, कुछ घंटा, कुछ महीना भी हो सकता है, कुछ साल भी हो सकता है। जैसे सबसे कम दिन की सरकार आप देखेंगे, मात्र 13 दिन की सरकार है अटल बिहारी वाजपेयी की। और सबसे लंबे समय तक के देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। तो लोकसभा, याद रखिएगा, हम जनता के द्वारा सीधे चुनते हैं इन सदस्यों को, और ये सदस्य जाकर के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। और संविधान का जो वास्तविक मुखिया होता है, तो ये प्रधानमंत्री बेटा अधिकतम 5 साल तक रह सकता है, न्यूनतम कुछ भी हो सकता है। अथवा ये तब तक, न्यूनतम का मतलब है ये तब तक खड़े रहते हैं, प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री वाले पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक इनको यहाँ का विश्वास प्राप्त होगा। विश्वास का मतलब है जैसे कि 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होता है अपने यहाँ, अगर इनको 272 लोगों का समर्थन प्राप्त रहेगा पूरे 5 साल, तो पूरे 5 साल सरकार चलेगी। और 5 साल बाद स्वतः ये भंग कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर देता है। फिर 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाएगी। जैसे अभी हम देखेंगे 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ। अब नरेंद्र मोदी 2024 तक, 19-24 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो नरेंद्र मोदी हैं और उनका मंत्रिमंडल है, नरेंद्र मोदी हैं और उनका मंत्रिमंडल है, वो सब सामूहिक रूप से तब तक बने रहेंगे जब तक उन्हें लोकसभा में विश्वास प्राप्त होगा, लोकसभा का समर्थन प्राप्त होगा। कितने सदस्यों का? कम से कम 272 सदस्यों का, तब तक। और वो जवाबदेह किसके प्रति होंगे? लोकसभा के, राज्यसभा के नहीं होंगे। राज्यसभा के नहीं होंगे, किसके होंगे? लोकसभा के होंगे, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। हमारा जो संविधान मुखिया है ना, अच्छा ये इसका क्या मतलब है, ये जरा देख लो आप। हमारे यहाँ कोई कानून कैसे बनता है? पहले विधेयक तैयार किया जाता है। क्या करते हैं? विधेयक। फिर उसे अधिनियम बोला जाता है। अभी पूरा बता रहे हैं हम आपको। देखो, इनको कहते हैं इंग्लिश में एक्ट और इनको कहते हैं इंग्लिश में बिल। अगर मसौदा, प्रारूप, ठीक है ना, एक मोटा मोटा जो कहते हैं ना कि काम चलाऊं प्रारूप तैयार करना, काम चलाऊं प्रारूप तैयार करना ही क्या है? विधेयक है। अगर विधेयक बेटा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति की साइन मुहर हो जाएगी तो विधेयक क्या कहलाएगा? अधिनियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिनियम कहलाएगा। इनके हाथ में कुछ ज्यादा पावर नहीं होती है, कुछ ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती है। ये समझ लीजिए स्टाम्प मुहर की जैसे होते हैं। मतलब जहां इनको उठा करके बैठा दिया जाएगा वहीं काम करेंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा ना, तो कुछ लोगों के यहाँ, वैसे भारत में पितृ प्रधान देश है, लेकिन नाम मात्र के पिताजी मुखिया हैं। वास्तविक बागडोर किसके हाथ में है? मम्मी के हाथ में है। मम्मी पिताजी को जितना कहती है उतना ही करते हैं। इसलिए आप ये जानते रहिएगा, राष्ट्रपति क्या है? औपचारिक मुखिया है, औपचारिक प्रधानता है। औपचारिक का मतलब नाम मात्र का प्रधान है बस। जैसे अगर नरेंद्र मोदी गए अमेरिका और वहां पर एक समझौता किए कि ठीक है एप्पल कंपनी हमारे यहाँ आएगी, तो उस पर जो साइन मोहर होगा वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं होगा, वो राष्ट्रपति का नाम होगा। नाम उनका रहेगा, काम इनका रहेगा, ठीक। एकल नागरिकता, हाँ, भारत तथा ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी कोई भी व्यक्ति, हम और आप, हम लोग किसके नागरिक हैं? केवल और केवल देश के हैं।
और ब्रिटेन तथा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि यूएसए में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? दोहरी, यानी कि कोई भी व्यक्ति देश के साथ साथ राज्य का भी नागरिक होता है। चलिए हम आपको यहीं पर बता देते हैं, एक देश ऐसा है जहां पर तिहरी नागरिकता का प्रावधान है और उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। नाम तो सुना ही होगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, यहाँ पर तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक तो कोई भी व्यक्ति उस देश का नागरिक होगा, फिर राज्य का नागरिक होगा और फिर जिला का नागरिक होगा, इसे तिहरी नागरिकता कहते हैं, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। एकल नागरिकता, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में कैसी है? एकल नागरिकता है। जबकि अमेरिका में क्या है? एकल नागरिकता है। ठीक। और अगला है एकल न्यायिक प्रणाली। एकल न्यायिक प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे भारत में न्यायिक प्रणाली का कुछ चित्र ऐसे बनता है, यहां पर मिलेगा आपको पंचायत न्यायालय, ठीक है ना, पंचायत न्यायालय, और फिर यहां मिलेगा जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, और यहाँ पर मिलेगा हाई कोर्ट और यहाँ पर मिलेगा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आप इस स्तर से होते हुए भारत में अधिकतम यहाँ तक जा सकते हैं, इसके बाद आप कहीं जा नहीं सकते हैं कहीं न्याय मांगने के लिए। यानी ये कैसा है? एकल है। भारत में सारी बागडोर अंततः किसके हाथों में आकर के खत्म हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट के। इससे आगे आप जा नहीं सकते हैं, और ऐसी प्रणाली को एकल न्यायिक प्रणाली कहते हैं। विधि का शासन, यानी कि जो कानून बनाया जाएगा उसी से देश का शासन चलाया जाएगा। उदाहरण हम आपको समझा दें, जैसे बाबा यानी अपने योगी आदित्यनाथ, अच्छा कोई पार्टी वाइज मत लीजिएगा, नहीं तो पता चले कह रहे हैं सर जी बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहे हैं उनको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बाबा ये कह दें कि कल को सारे प्राइमरी विद्यालय में जाकर के अफीम पिलाना है बच्चों को, तो क्या करेंगे? मास्टर लोग कल से जो है अफीम पिलाएंगे बच्चों को? नहीं। अगर बाबा बोले हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। बाबा को उसे विधानसभा और विधान परिषद राज्यपाल से साइन मोहर करवाना होगा, उसके बाद निर्धारित तिथि के बाद से ही अफीम पिलाई जाएगी बच्चों को। ऐसा नहीं है कि गए आज बाबा कह दिए कल से अफीम पिलाना शुरू, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, एक विधि होती है, उसकी अपनी विधि निर्माण प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, विधि निर्माण किया जाएगा और उसी से राज्य का शासन या देश का शासन चलाया जाएगा। कोई तुगलकी फरमान नहीं जारी होना चाहिए बस। अगला है विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार, यानी कि जो संसद है, देश में क्या है? संसद है, और राज्य में क्या है? विधानमंडल है। राज्य में क्या है? विधानमंडल है, और संसद और विधानमंडल इनके सदस्य, अच्छा किताबों में जब आप किताबों का अध्ययन करेंगे ना, तो वहां पर संसद या विधानमंडल ना लिख करके विधायिका लिखा गया है। तो बात एक ही है, अगर देश में लागू करेंगे तो वो चूंकि हमारे यहाँ सेम प्रणाली बेटा, संसदीय शासन प्रणाली हमने केंद्र में लागू किया है, हमने राज्य में भी लागू किया है, इसलिए बुकों में आपको दोनों के लिए, इनके और इनके लिए एक ही शब्द मिलेगा, विधायिका। बुक में एक ही शब्द मिलेगा, विधायिका। यहाँ का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और यहाँ का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अभी सारा बताएंगे इसी में। ठीक है। विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार, जैसे आप सुने होंगे, अगर अधिवेशन चल रहा है तो, नहीं चल रहा है तो उसके 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक सांसद जी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, विधायक जी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, यह उनका विशेषाधिकार है। और लेकिन कैसे केस में? सिविल मामले में। ऐसा नहीं है किसी की हत्या कर दी है। सिविल और हत्या को आप ऐसे समझ लीजिए, सिविल का मतलब होता है जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी वगैरह वाला झगड़ा, ये सिविल मामले। अगर उसमें आपने किसी की हत्या कर दी, हत्या करने का प्रयास कर दिया, तो वो आपराधिक मामले हो जाते हैं। ठीक, सिविल मामले में नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि आपराधिक मामले में गिरफ्तार कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक विधायिका के सदस्य अर्थात सांसद या विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इनके पास विशेषाधिकार ही तो हो गया। और गिरफ्तार इसके बाद भी अगर कर रहे हैं तो आपको संबंधित सदन के अध्यक्ष से पूछना होगा। जैसे चलिए समझ लीजिए, ऐसे ये क्या नाम है इनका? हाँ, राजनाथ सिंह जी हैं, लखनऊ से सांसद हैं। अगर इनको आपको गिरफ्तार करना है तो लोकसभा के सदस्य से या लोकसभा के अध्यक्ष से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं गिरफ्तार कर पाएंगे। ठीक है।
दो बातें। तीसरा जो इनका विषय बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको ऐसे मोटा मोटा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप इसको समझ जाइए। जैसे संसद में चाहे कानून बने, चाहे विधेयक पारित हो, चाहे किसी बिल या विधेयक पर चर्चा हो, अथवा संसद में जूतम पैजार हो, मतलब जूता मारे वो उनको, अगर ऐसा अच्छा काम हो या बुरा काम हो, इन सभी कार्यों पर न्यायपालिका विवेचना नहीं कर सकती है। यानी इन विवेचना का मतलब है ना कि इन पर कोई भी इनके विशेषाधिकार के तहत आता है, इस पर वो कोई निर्णय या कुछ कह नहीं सकती है न्यायपालिका। ठीक। अगला है द्विसदनवाद। द्विसदनवाद का मतलब होता है ना कि दो सदन की व्यवस्था है। जैसे हमारे संसद में दो सदन है, ठीक है ना, अंग 3 है। अंग जब बोलेंगे तो राष्ट्रपति भी आ जाएंगे, लेकिन संसद के कितने सदन हैं? 2 हैं। एक का नाम क्या है? लोकसभा, और दूसरे का नाम क्या है? राज्यसभा। एक का नाम क्या है? लोकसभा, और दूसरे का नाम है क्या? राज्यसभा। ये द्विसदनवाद है। ऐसे ही राज्य में भी आपको देखने को मिलेगा। राज्य को कहते हैं, एक का नाम है विधानसभा, विधानसभा, और दूसरे का नाम है विधान परिषद। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह विधान परिषद हो। ये राज्य संबंधित राज्य के विधानसभा तथा संसद के सदनों से पारित करके राज्य विधान परिषद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें इसके बारे में बताएंगे। चलिए, इतना हो गया। अगला है आयरलैंड के संविधान। आप जाकर के मानचित्र में यूरोप वाला उठाएंगे और ब्रिटेन के ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ बगल में आपको मिलेगा आयरलैंड। राजधानी डबलिन यहीं की थी। मैडम 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष हुई थी ना, मैडम एनी बेसेंट, तो यहीं की रहने वाली हैं ये लोग। इनके ऊपर भी अंग्रेज शासन कर रहे थे। खैर चलिए, यहां से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है? यानी कि राज्य किन नीतियों का निर्माण करेगा, इसी का निर्देश या इन्हीं निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भाग 4 में, जो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अरे बाबा आए हैं, का बैठ करके चिलम पियेंगे का? नहीं पियेंगे ना। क्या करेंगे? यही आपको सुनना है। राज्य के लिए कानून नीति बनाएंगे। नीति का मतलब कानून। राज्य के लिए नीति बनाएंगे, वही निर्देश दिया गया है कि बाबा यही करना है। बाबा का मतलब कोई भी मुख्यमंत्री हो। और अगला है बेटा, चलिए पहले इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं बेटा? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ना कि विधान परिषद। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभा के, इन तीनों के, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत नहीं। यहाँ 1 मनोनीत होते हैं, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 2 होते हैं, ये कतई नहीं लेंगे। ये प्रत्येक राज्य में 1 होते हैं बेटा, तो ये मनोनीत वाले कतई शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में होगा कौन? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। सब बताएंगे, उदाहरण देकर के बताएंगे, लेकिन ये वाला चैप्टर आने दीजिए। और अगला है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। हाँ, अगर कोई कला के क्षेत्र में पारंगत है तो उसको भी मनोनीत किया जा सकता है। राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा संसद में। और राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन आप ये जानते रहिएगा, राज्य में जो राज्यपाल करेगा बेटा, वो विधान परिषद में करेगा। विधान तो यहां भी तो कहां कर रहे हैं? राज्यसभा में ही तो कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति वहां 12 करेगा राज्यसभा में, जबकि प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। राज्यपाल, सॉरी एक सेकंड फिर से सुन लीजिए, गड़बड़ हो गया। प्रत्येक राज्य की विधानसभा जहां है, विधान परिषद, सॉरी फिर से, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। वैसे इसी की तर्ज पर विधान परिषद में भी मनोनयन होता है, जिसे राज्यपाल करता है। ठीक, इतना हो गया। फिर आगे है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से अब आप यहां पर देखेंगे
कब वाले? 1789 वाले में इनका संविधान बन करके तैयार हुआ था अमेरिका का। ठीक है, यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है। बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार मूल संविधान में 7 थे, लेकिन अभी 6 हैं। एक निकाल दिया गया, संपत्ति का अधिकार, जो अब एक विधिक अधिकार है अनुच्छेद 300 का के तहत। इनके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करना है। मूल अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। मतलब जितना हमको लगभग पैदा होते समय प्रकृति ने दे रखा है, वही क्या है? मूल अधिकार है। वो हमारे संविधान ने हमको दे रखा है। बहुत सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला है बेटा स्वतंत्र न्यायपालिका। अनुच्छेद 50 आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका को मुक्त किया गया है। कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है, नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दबाव में न्यायपालिका नहीं होगी, स्वतंत्र होगी। केवल पढ़ना है, लागू नहीं करना है। जाकर के नहीं तो जाकर पूछिए तो सर जी अमित शाह ऐसा कहीं कर रहे हैं, ऐसा कहीं कर रहे हैं, हम नहीं जानते। ठीक है, और ज्यादा जानना है तो इस वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, फिर आप देखिएगा। ठीक, स्वतंत्र कुल मिलाकर के जो भी निर्णय होगा न्यायपालिका कोर्ट के द्वारा, वो स्वतंत्र रूप से होगा। किसी सरकार या किसी व्यक्ति के दबाव में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग। चलिए एक लाइन समझ लें, महाभियोग क्या है? महाभियोग का मतलब होता है ना, जो संविधान में प्रावधान है उसका उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान कहां से है? अमेरिका से है। यानी संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। अपने यहाँ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, और अगला है उद्देशिका का विचार। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में बता दिया, लेकिन उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है बेटा? उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। वित्तीय आपात। आपात वैसे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। ये वाला 360 वाला वित्तीय आपात है, जो कहां से है? अमेरिका से है। जबकि ये दोनों आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। कहां से है? जर्मनी से। ठीक है, 352, 356 अभी क्या है इनमें, हम लौट करके जब जर्मनी आएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन। हाँ, उदाहरण न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? जैसे मूल अधिकार हमको दिया गया है संविधान के द्वारा, अब बाबा उसको कह देंगे मूल अधिकार में एक अधिकार ये भी है, बोलने का अधिकार, अपने अंदर की जो अभिव्यक्ति है उसको प्रदर्शित करने का अधिकार, धरना देने का अधिकार। ये सारे अधिकार हमको संविधान ने दिए हैं, इसको कोई छीन नहीं सकता है। और बाबा कहते कल से बोलोगे तो गोली मार देंगे, ऐसा कानून बाबा पारित कर दे तो कोर्ट उसे देखेगी कहीं इनके बोलने की स्वतंत्रता को बाबा भंग तो नहीं कर रहे हैं, समाप्त तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो वह न्यायिक पुनरावलोकन करेगा, अर्थात कोर्ट उसे देखेगा, समीक्षा करेगा। ऐसा नजर आ गया कि नहीं नहीं ये तो उल्लंघन कर रहा है, बोलने वाली आजादी को छीन रहा है, तुरंत न्यायिक पुनरावलोकन के तहत कोर्ट बाबा के इस कानून को समाप्त कर देगा। यही है न्यायिक पुनरावलोकन। अगला है संविधान संशोधन में राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदन। संविधान संशोधन में राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदन का मतलब है, अगर कोई संवैधानिक संशोधन संसद कर रही है तो कहीं कहीं पर राज्य की विधानसभा का अनुमोदन या समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये वाला प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। फिर इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा हमने बता ही दिया है। और शक्तियों का विभाजन, जैसे अपने यहाँ है एक केंद्र होता है और एक क्या है बेटा? राज्य होता है। एक केंद्र है, एक राज्य है, तो ये इनमें और इनमें शक्तियां बटी हुई हैं। जैसे रक्षा मंत्री यहाँ आप देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ आप विदेश मंत्री देखेंगे, मोदी के यहाँ रक्षा मंत्री विदेश मंत्री हैं, जबकि बाबा के यहाँ नहीं है। तो यानी ये रक्षा वाला काम, विदेश वाला काम, ये सारा का सारा मंत्रालय किसके पास में? केंद्र के पास में है। और बाबा के यहाँ क्या है? जैसे भूमि पर वन हो गया, ठीक है ना, ये सारे अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है। तो कुल जितनी शक्तियां, ये पावर है, ये विभाग है ना, इनका बंटवारा किया गया है। वही है शक्तियों का विभाजन। 3 भाग में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची वाला जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही है। समवर्ती का मतलब होता है इनका और इनका समान रूप से
सूची होगी जिस पर ये और ये दोनों कानून बनाएंगे। यानी समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन जब दोनों के कानून में विरोध होने लगता है तब इनका मान्य हो जाता है। अरे भाई बड़े हैं, पापा हैं, ठीक है। आगे है केंद्र राज्य संबंध। अरे इनमें केंद्र और राज्य में संबंध का निर्धारण ऑस्ट्रेलिया से ही किया गया है। अब ये क्या है, जैसे अभी तो एक ही सरकार है, मान लीजिए केंद्र में मोदी हैं और राज्य में अखिलेश भैया थे या मायावती जी थी जब कांग्रेस थी। तो अभी उदाहरण हाल फिलहाल का हम लेते हैं, आपको बताएंगे। अच्छा चलिए एक डिस्कस कर लेते हैं बंगाल का। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं और केंद्र में मोदी जी हैं। मोदी और योगी तो एक ही सांचे के, एक ही खांचे के हैं ना, तो इनमें ज्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं होता है। जो होता भी वो अंदर अंदर हो जाता है और बाबा ठंडा हो जाते हैं और बाबा बाबा हैं। तो देखिए ममता बनर्जी आए दिन मोदी से लड़ती रहती हैं, अमित शाह से लड़ती रहती हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध, कभी विपक्ष की सरकारें होती है, अलग अलग पार्टी की सरकारें होती हैं, तो वहां पर थोड़ा जरूरी हो जाता है संबंधों का जिक्र करना। और ये जरूरी नहीं हर जगह पर सरकार एक ही पार्टी की हो, केंद्र में भी राज्य में भी अलग अलग होने पर झगड़ा होगा, उसी झगड़े से बचने के लिए संबंधों का वर्णन किया गया है। संयुक्त बैठक अर्थात संसद है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लोकसभा, और हम एलएस लिखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के साथ में बैठक करने का प्रावधान है। वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। अगला है कनाडा के संविधान से। संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कुछ शक्तियां इनको देना और कुछ इनको देना ही संघीय शासन प्रणाली है। अभी आगे हम विशेषता में डिस्कस करेंगे संघीय शासन प्रणाली के बारे में। अगला है सशक्त केंद्र, मतलब मजबूत और पावरफुल केंद्र सरकार का होना जरूरी भी है। अभी कैसे है आगे समझाएंगे। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का मतलब है जिन पर, जो ऐसे क्षेत्र या ऐसे विषय जिस पर न इन्होंने कानून बनाया न इनके तहत आया। उदाहरण के लिए लाहौर के लिए आपके पास कोई कानून है? नहीं है ना। और आपका है लाहौर या पीओके आपका है, लेकिन उसके लिए अभी कोई कानून नहीं बन पाया है। तो जहां छूट गया है उस पर कानून केंद्र बनाएगा। यही है अवशिष्ट यानी छूटी हुई शक्तियों का सिद्धांत। यानी जो विषय छूट गए हैं संविधान में लिखते समय, उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। अवशिष्ट शक्तियां। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयक को सुरक्षित रखना। अच्छा, जैसे अखिलेश भैया की सरकार थी और लगभग मेयर जो होते हैं ना वो बीजेपी पार्टी के होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है, क्योंकि बीजेपी ज्यादा मजबूत शहरी क्षेत्रों में होती है। अभी मोदी आ गए हैं ना तो गांव में भी मजबूत हो गई है। तो शहरी विकास मंत्री थे आजम खान साहब। आजम खान मेयर के अधिकारों में कटौती करने लगे तो बीजेपी का ही राज्यपाल था उस समय, राम नाईक सिंह जी। तो जब आजम खान कटौती करने लगे, मेयर का मतलब वही नगर निगम के अधिकार जो चुने हुए होते हैं, ठीक है ना, अध्यक्ष। तो मेयर के अधिकारों में जब कटौती आजम खान करने लगे और वो विधेयक विधानसभा विधान परिषद से पारित करके राज्यपाल के लिए भेजे, तो उसे राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लिया। कहा अगर ये साइन करेंगे तभी मान्य होगा। और जब राज्यपाल के पास भेज दिए, इनके ऊपर कोई दबाव राज्य सरकार बना नहीं सकती है। इसलिए कुछ ऐसे विषय पर जहां डाउट हो राज्यपाल को, वो विषय राष्ट्रपति के अधिकार के लिए सुरक्षित रख सकता है राज्यपाल। यही बातें हैं। अगला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान बदलने की क्या प्रक्रिया है, ये हमारे संविधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। हाँ, इनके सदस्यों के निर्वाचन में जब हम आपको बताएंगे ना वहां, तब जिक्र करेंगे संसदीय वाले चैप्टर में। अगला है रूस के संविधान से। तो रूस के संविधान से बेटा मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। ये साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। रूस, राजधानी मॉस्को, बहुत बड़ा देश है, ठीक है ना, ठंडा क्षेत्र है। और आगे है फ्रांस के संविधान 1946 से। गणतंत्रात्मक यानी देश के संवैधानिक मुखिया का चुनाव होना गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। हमने कहां से लिया है? फ्रांस से। फ्रांस में वहां पर भी ऐसा ही है। आगे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता शब्दया का प्रावधान कहां से है? फ्रांस के संविधान से ही। इसके बाद आप पढ़ेंगे जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात,
राष्ट्रीय आपात, और दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, इन सब के बारे में हम आपको समझा देते हैं। अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करेगा या हम उनके ऊपर आक्रमण करेंगे या हमारे यहाँ सेना विद्रोह कर दे, यानी सेना इस तरीके से सरकार को हैंडल कर ले कि मोदी सेना के कब्जे में हो जाए जैसे पाकिस्तान में होता है, इन तीनों परिस्थितियों में वो आक्रमण करें या हम आक्रमण करें अथवा सेना विद्रोह कर दे तो देश में क्या लगेगा? राष्ट्रीय आपात लगेगा। किसके तहत लगेगा? 352 के तहत लगेगा। बाकी सारी बातें वहीं पर करेंगे डिटेल में आपातकाल वाले चैप्टर में। और राज्य की चुनी गई सरकार अगर सरकार चलाने में विफल, अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन, ये दोनों कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से, जो कब बना था? 1933 ईस्वी में। आगे है जापान के संविधान से, तो अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा प्रक्रिया कहाँ से है? जापान से है। अनुच्छेद 21 ना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें कई सारे मनुष्य के बारे के या मनुष्य के अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है, और इनमें कैसे अधिकार देना है, लेना है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, ये सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जापान से लिए गए हैं। ठीक, आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।